अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। आज का मौजू ये है कि एक असाइलम सीकर जो यूके में असाइलम सीकर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं और उसके हुकूक क्या हैं। देखिए, जहां पर आप हुकूक की बात करते हैं वहां आप पर कुछ ज़िम्मेदारियां, कुछ फ़राइज़ भी आयद होते हैं। तो आज का मौजू ये है कि एक असाइलम सीकर के हुकूक और फ़राइज़ क्या हैं। इसके साथ साथ जो आपके मैसेजेस हैं, आपके सवालात हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जब आप असाइलम क्लेम कर लेते हैं यूके के अंदर, तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जितना अर्सा आपका केस चलता है, आप यूके के अंदर मौजूद रहें। और ये आपके हक में बेहतर है। इसके अलावा अगर आप ये करते हैं कि आप बीच में से कहीं आयरलैंड चला गया या फ्रांस चला गया, इस तरह का वो डुबकी मार जाते हैं, तो फिर ये आपके खिलाफ जाएगा। सबसे बुनियादी जिम्मेदारी फेयर ट्रायल के लिए ये है कि आप तमाम अरसा, जितना अरसा आपके केस का फैसला नहीं होता, आप यूके के अंदर ही मौजूद रहें। इस सिलसिला में आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना क्लेम जो है भरपूर तरीके से बता सकें, अपने वजाहत कर सकें, अपने जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं वो गोश गुजार कर सकें अदारों के। तो जब वहाँ तक ये बात पहुँचेगी तो आपका ट्रायल जब फेयर होगा, तो फिर आपके जो आप जैनुन अगर असाइलम सीख रहे हैं, तो फिर डिसीजन जो है लामहला आपके हक में होगा। बिल्कुल आपका ये जो प्रोसेस है बिल्कुल फेयर होगा। इसमें किसी किस्म की एग्जैजुरेशन नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई है वो ये है कि आपका तमाम का तमाम केस कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, खुफिया रखा जाता है। यहाँ तक कि आपके मुल्क को भी नहीं बताया जाता कि आपने उसके खिलाफ असाइलम क्लेम की है। यानी कि जिस मुल्क के खिलाफ आपने असाइलम की है, जिस मुल्क के आप शहरी हैं, उस मुल्क को भी नहीं बताया जाता है कि आपने यूके में जाकर असाइलम जो है वो क्लेम कर ली है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको यूके के अंदर अकामोडेशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको माली मावनत जो है वो दी जाएगी। और आपका ट्रायल जो है, अगर आपको वकील की ज़रूरत है, आपके जितना भी वो लीगल एड है वो आपको मिल जाएगी। और आपको किसी वकील को कोई पैसे देने की, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर खुदा न खास्ता जो डिसीजन है, जो फैसला है वो आपके खिलाफ आ जाता है, तो भी आपको अपील का राइट है और आप अपील में जाकर उस फैसले के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। यूके ये चाहता है, या होम ऑफिस ये चाहता है कि जब आप ये असाइलम क्लेम करें तो आप बिल्कुल सही स्टोरी बयान करें, सही बात बताएं और किसी किस्म की उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन ना करें, कोई झूठ ना बोलें। क्योंकि इस अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका असर जो है वो आपके डिसीजन पर लामाला होगा और जो कि आपके खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसी कोई बड़ी ब्लंडर कर दिया है और ऐसा मिसगाइड करने की कोशिश की है होम ऑफिस को, तो फिर आप प्रोसिक्यूट भी हो सकते हैं, आपके खिलाफ केस भी चल सकता है। ये भी आपकी ड्यूटी में शामिल है, आपकी जिम्मेदारी में शामिल है कि आप अपने मुतलका जो भी ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज़ात दे सकते हैं दे दें, जिसमें आपकी आइडेंटिटी, आपकी सिटीज़नशिप और आप कहाँ कहाँ रहे हैं, आप कहाँ पढ़े हैं, क्या करते रहे हैं। अगर आपने पहले कहीं असाइलम अप्लाई की थी तो उसका भी आप रिकॉर्ड देंगे, ताकि आने वाले वक्त में जो फैसला हो वो सारे सर्कमस्टेंसेस को, सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर दिया जा सके। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप होम ऑफिस के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। अगर आप जहाँ पर आप रह रहे हैं, अगर आपका एड्रेस तब्दील हो जाता है, आप कहीं और यूके के अंदर कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, तो उसकी इतला आप होम ऑफिस को दें। अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो मुसलसल होम ऑफिस को देते रहें, ताकि होम ऑफिस जब भी आपसे रब्ता करना चाहे तो कर सके। ये एक बेहतरीन तरीका है अपना फेयर ट्रायल कराने के लिए। और इस तरह आप एक बोनाफाइड सिटीज़न भी जो साबित हो सकते हैं। होम ऑफिस के साथ रब्ता रखें और कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस हो उसका लाजमी जवाब दें। अगर कहीं आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपका इंटरव्यू आता है, तो आप इंटरव्यू के लिए जाएं, ताकि आपका बर वक्त जो है वो फैसला हो सके। और अगर आपकी लीव ग्रांट या जो कुछ भी है, अगर फाइनल ही अपील भी आपकी ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको चाहिए कि आप वो मुल्क छोड़ दें। यही एक बेहतरीन तरीका और बेहतरीन ज़रिया है। कानून की पाबंदी करें,
अगर इस दौरान आपको वर्क परमिशन होती है तो आप काम करें और लीगल काम करें, और जो है वो जो ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, टैक्सेस वगैरह हैं वो पे करें, ताकि आपका जो रिकॉर्ड है वो बेहतरीन बन सके और फाइनल जो डिसीजन है वो आपकी फेवर में जा सके। तो ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके हुकूक जो है उस हवाले से बातचीत। और ये बताता चलूँ कि हमारी जो अगली एपिसोड होगी उसमें हम ये बताएंगे कि आप असाइलम क्लेम कैसे करते हैं। तो हम बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। हसन मोहम्मद कहते हैं जी सर, मेरा तुर्की का वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो गया है और एजेंट कह रहा है कि हमने अपील किया है, तो अपील का कितना टाइम बाद अपडेट आता है। बात यह है कि नॉर्मली जो वर्क परमिट है तुर्की का वो रिफ्यूज़ नहीं होता। उसके अंदर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है, या तो आपकी जो कंपनी है उस पर कोई एलिगेशन होता है, या फिर आपका डाटा कोई उसमें खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई है। अदरवाइज जो उसका रेजिडेंट परमिट है वर्क का वो रिफ्यूज़ नहीं होता है। या फिर क्या आपने ये भी तो नहीं बताया कि आपका इंटरव्यू हुआ था या नहीं हुआ था। अगर एम्बेसी ने आपका इंटरव्यू लिया तो प्रोबेबली आपका इंटरव्यू में कोई मसला आ गया है। तो इसके लिए अपील तो नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, लॉ सूट है 6735 जो है उसके तहत, एक्ट के तहत लॉ सूट होता है इसका। और ये इस तरह की अपील सम्मिल कोर्ट में होती है, तो उसमें डिसीजन जो है वो ऑब्वियसली मुख्तलिफ सूबे हैं जहाँ पे आपका केस लगेगा उस हिसाब से जो है वो फैसला आएगा। आपका जल्दी भी आ सकता है, देर भी आ सकता है, इसमें कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। नदीम शुएब कहते हैं सर एक बात पूछनी है, जवाब लाजमी देना। सर मेरा एक आर्म इलेक्ट्रिक शॉक लगने से कट गया है, तो क्या मैं उधर जा सकता हूँ और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अच्छा जनाब, बात यह है कि आपका जो भी हादसा हुआ है, सबसे पहले तो हमें अफसोस है इस बात पे। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर आप यूके में जाके इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है जनाब के किसी भी हॉस्पिटल से अपने जीपी के ज़रिए, अपने डॉक्टर के ज़रिए रब्ता करें और वहाँ से अपॉइंटमेंट लें, और साथ साथ उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी उनसे पूछ लें। किसी भी हॉस्पिटल में आप करेंगे तो वो आपको एक आपके मुआयना की फ़ीस, आपकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, अगर आपने कुछ दिन आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में गुजारने पड़ेंगे तो वो भी बताएंगे। एक जो तखमीना बताएंगे कि इतना खर्चा आपका वहाँ होगा, क्योंकि वहाँ पे इलाज फ्री नहीं है। आपको बेहतर तरीका ये है कि आप उधर से पहले एक लेटर मंगवा लें। लेटर मंगवाने के बाद अगर आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप उसमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स लगा के, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगा के आप मेडिकल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप किसी भी अपने रिलेटिव से जो आपकी फेवर करना चाहता हो, कोई भी बंदा जो बिजनेसमैन है या जो वेल ऑफ है, जिसके पास पैसे मौजूद हैं, जो आपका ट्रिप अफोर्ड कर सकता है, आपका इलाज अफोर्ड कर सकता है, तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों सूरतें मौजूद नहीं हैं तो फिर आप किसी भी फ़लाई तंजीम से रब्ता करें और कोशिश करें कि ऐसी तंजीम से रब्ता करें जिसकी जो या तो यूके में भी रजिस्टर्ड हो या उसकी ब्रांच यूके में हो, या फिर अगर ना भी होता भी कोई मसला नहीं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फ़लाई काम करती हो और वो आपके अखराजात बर्दाश्त कर सके, उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा के, उसका लेटर लगा के आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बिशार बिशान कहते हैं माई एंट्री डिनाइड यूके 2008, कैन आई गेट ए वीज़ा अगेन। मिस्टर बिशारत, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपकी एंट्री डिनाई होने की वजह क्या थी और आपका वीज़ा कौन था जिस पे आपने ट्रैवल किया था। वैसे जो नॉर्मल अगर मैं बात करूं, अमूमी बात करूं, तो यूके अगर मैक्सिमम बैन करता है वो 10 साल के लिए करता, उससे ज़्यादा नहीं करता। तो चूँकि वो टाइम कब का बार हो चुका है तो इसलिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने जो पहला केस था आपका उसको एड्रेस ज़रूर करना है ताकि आपकी जो मौजूदा एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो सके। बिशारत बुशान कहते हैं माई एंट्री डिनाइड यूके 2008, कैन आई गेट ए वीज़ा अगेन। बिशारत साहब, मुझे नहीं पता कि आपने कौन से वीज़े पे ट्रैवल किया था और आपकी एंट्री डैनियल का डिनाई होने की वजह क्या थी। अगर आप बता देते तो ज़्यादा आसानी होती। लेकिन एक बात आपको क्लियर बता दूं कि जो मैक्सिमम जो यूके अगर किसी जुर्म पे बैन करता है वो 10 साल होता है। तो चूँकि 10 साल कब का आपका बीत चुका है, इसलिए आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। गैंगस्टर कहते हैं जी कि सर मेरा यूके रिफ्यूज़ल आया सिंपल आयट्स की वजह से, फिर यूएस के बाद एक यूके के बाद आई डोंट नो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही क्या लिखा। बाद एक वीक में यूके वीआई क्लियर की
और UKVI IELTS अपलोड किया, बट स्टिल 3 मंथ हो, नो रिप्लाई। देखें, पहले तो बात यह है कि इसमें आपका क्वेश्चन बहुत वाजिया नहीं है। आपका रिफ्यूज़ल आया और उसके बाद आइल्स की वजह से आया था। अब मुझे नहीं पता कि आपका वीज़ा कौन सा था, वर्क परमिट था, स्टूडेंट था, कौन सा था। और अगर वो आया था रिफ्यूज़ल, तो फिर आपने जो क्लियर किया है UKVI से आइल्स, तो आपने फिर क्या अपलोड, आप कैसे अपलोड किया, मुझे समझ नहीं आया। आपने रीअप्लाई किया था या आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में गया या क्या हुआ है? तो चूंकि यह नामुकम्मल क्वेश्चन था या मुझे क्लियर नहीं था, इसलिए मैं आपको वाज़ा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो हमारे लिए जवाब देना मुश्किल होता है। मोहम्मद अरशद कहते हैं, सर कनाडा के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएं प्लीज़। अच्छा साहब, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करूँगा कि इस पर भी वीडियो बना लूँ। सिपातुरा कहते हैं, सर हाय सर, आई एम डिपोर्टेड फ्रॉम UK इन 2011। आई वाज एंटर्ड देयर इन 2004 वाया लॉरी फ्रॉम यूरोप। आफ्टर दैट नाउ आई कैन अप्लाई फॉर Canada work permit. Is that possible or not? Yes, Mr. Sivatura, it's quite possible. Your previous history will count but doesn't affect in your Canadian work permit application. मिस्टर तारक महमूद कहते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन सर। तारक साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारी आज की व्लॉग। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने की मान।